सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। जो भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत ही ध्यान से देखना, वीडियो एंड तक देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। सभी चीजें बहुत ही प्रैक्टिकल वे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। बट सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को हमें 1000 तक सब्सक्राइबर्स का काउंट पहुंचाना है। तो उतनी रिक्वेस्ट है कि सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर बहुत बारीकी से देखते हैं। अभी ये ईटी मनी की वेबसाइट है। यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। यहाँ पर ये ध्यान में रखना, जिनको मालूम नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। इंडेक्स फंड मतलब निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, ऐसे एनएससी के कोई भी इंडेक्स बना सकता है। बट एक स्टैंडर्ड हम मानते हैं कि एनएससी इंडेक्स बनाता है। बीएससी का जैसा हमारा बीएससी है, अपना सेंसेक्स है, वैसे ही एनएससी इंडेक्स बनाता है। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, बहुत ही सारे इंडेक्स होते हैं। बट जो मेजरली स्मॉल मिड कैप सेक्टर को जो इंडेक्स अप्रोच करता है उसे हम कहते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स, एनएससी का निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एनएससी की वेबसाइट है। यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में कौन से स्टॉक्स आते हैं। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये सभी डिटेल्स हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक प्रॉपरली देखना। यहाँ पर स्कीम का जो नाम है या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ये है। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सभी के लिए बता दूं कि जिनको मालूम नहीं है, इंडेक्स फंड में जैसे म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर खुद के दिमाग लगाकर इन्वेस्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, स्टॉक्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। बट इंडेक्स फंड में ये चीज वो नहीं कर सकते। जैसे इंडेक्स में 50 स्टॉक्स है, उन्हीं को और उनके सेम प्रोपोर्शन को फंड मैनेजर को उसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। अपना जो फंड है, मान लो रिलायंस का 10% स्टेक है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, रिलायंस निफ्टी में आता है। बट रिलायंस का निफ्टी नेक्स्ट 50 में 10% का स्टेक है, तो फंड मैनेजर को उस फंड में निफ्टी नेक्स्ट 50 के उतना ही प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करना होता है। फंड मैनेजर चेंज नहीं कर सकता। जब इंडेक्स का रिबैलेंसिंग होता है तब फंड मैनेजर अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इसका इंपॉर्टेंस क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है कि फंड मैनेजर गलत डिसीजन ले सकता है। एट द एंड मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। फंड मैनेजर की कोई गलती के कारण आपके जो रिटर्न है वो हैम्पर्ड हो सकते हैं। बट इंडेक्स फंड में क्या होता है, इंडेक्स फंड किसी को बीट करने के लिए बनाया नहीं जाता। इंडेक्स फंड एक ऐसा माइंडसेट से क्रिएट किया जाता है कि सबसे जो टॉप स्टॉक्स होते हैं उनकी रैंकिंग, फंडामेंटल रैंकिंग, टेक्निकल रैंकिंग, बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर इंडेक्स फंड क्रिएट किए जाते हैं। तो उसके कारण इंडेक्स फंड में बहुत सॉर्टेड और फिल्टर्ड स्टॉक्स होते हैं और उसी में हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। अभी जिनको भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना होता है वो मोस्टली निफ्टी को अप्रोच करते हैं, निफ्टी आईटी का अप्रोच करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि निफ्टी, अगर आप आज के टाइम पर रिटर्न देखोगे निफ्टी 50 के रिटर्न, तो निफ्टी 50 में आपको 12% 13% के रिटर्न मिलते हैं। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बड़ा है, मान लो 5 साल है, 3 साल है, 7 साल है, 10 साल है, तो आपको निफ्टी 50 के इन्वेस्टमेंट अवॉइड करके निफ्टी नेक्स्ट 50 में, मैंने इसके पहले वीडियो में भी कहा था कि मोमेंटम इंडेक्स फंड, मान लो निफ्टी 550 मोमेंटम फंड है, निफ्टी 230 मोमेंटम फंड से, ऐसे फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज का वीडियो है निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में। ठीक है, अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 में सबसे टॉप पर स्टॉक्स आता है, वेदांता का आता है, 4.23% का वेट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर ये ध्यान में रखना, सबसे एमर्जिंग, सबसे स्टैंडर्ड स्टॉक्स इंडेक्स में आते हैं। ये ध्यान में रखना, बहुत ही फिल्टर्ड स्टॉक्स होते हैं। और इमर्जिंग का मतलब जिनमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव ज्यादा है। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से सभी का डिटेल फंडामेंटल हम देखने वाले, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे कि ये स्टॉक्स में सच में पोटेंशियल है या नहीं। आज हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, बट अगर हमारा इन्वेस्टमेंट एक विदाउट होराइजन या फिर एक विदाउट अप्रोचेबल वे से नहीं हुआ कि इसमें सेल्स है ही नहीं, तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट उसमें होगा तो वो गलत डिसीजन होगा। तो पहले देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस स्कीम में, जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो अच्छे सेल्स डिलीवर कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, थर्ड नंबर पर है इंटरग्लोब एविएशन। जिनको मालूम नहीं है, इंटरग्लोब एविएशन मतलब हमारी इंडिगो एयरलाइन से, टाटा पावर, वन ऑफ द बेस्ट इन पावर सेक्टर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो इंडिया में आपकी
पावर सेक्टर में ग्रोथ है, तो पावर सेक्टर के लिए जो सबसे बड़ी फाइनेंसिंग कंपनी है गवर्नमेंट की, उसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। अगर आप बहुत म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स देखोगे तो सभी में लगभग पावर फाइनेंस को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद डिवीज लैबोरेटरीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये 3.29 लगभग 3 पॉइंट के परसेंटेज होल्ड करते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर फंडामेंटल देखेंगे, ये इंटरग्लोब एविएशन का फंडामेंटल स्क्रीनर की वेबसाइट, इंटरग्लोब एविएशन मतलब इंडिगो एयरलाइंस। यहाँ पर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 को अप्रोच कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। कि मान लो निफ्टी मोमेंटम को करे, निफ्टी नेक्स्ट 50 को करे, बहुत सारे इंडेक्स फंड है, बट निफ्टी नेक्स्ट 50 को ही क्यों करना? क्योंकि इसमें इमर्जिंग स्टॉक्स को इंक्लूडेड किया जाता है निफ्टी के बाद वाले। ये आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए? जब आपका बड़ा पैसा इंक्लूडेड होता है, मान लो 5 लाख 10 लाख इंक्लूडेड है, तो 10% 20% से कुछ होता नहीं है। बट जब आपका बड़ा पैसा आपके पोर्टफोलियो में होता है, मान लो 1 CR का पोर्टफोलियो, 2 CR का पोर्टफोलियो है, तो आपका डिसीजन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि मेरा एक 1 CR 1 करोड़ रुपीज जहां पर लग रहा है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से लगना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 साल के बाद बेच के दूसरा ले सकते हो, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपका पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर्ड वे से होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें। ठीक है, अभी इंटरग्लोब एविएशन मतलब आपका इंडिगो एयरलाइंस है। यहाँ पर अगर आप नीचे हम ईयरली प्रॉफिट एंड ग्रोथ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। अगर आप 2000 से 2020 से देखते हो तो 2020 में 35,000 करोड़ का सेल्स था। उसके पहले भी देखोगे तो बहुत बड़ा सेल्स नहीं था। 2016 में 16,000 करोड़, 18 में 23,000 करोड़, 2020 में 35। आज अगर आप देखोगे तो मार्च 2024 में लगभग आपका 68,000 करोड़ है। तो सेल्स का फिगर अगर आप देखोगे तो लगभग डबल हुआ है। वही आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पर निगेटिव P&L से, निगेटिव प्रॉफिट से उन्होंने 8,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, नेट प्रॉफिट दिखाया है। जब कोई कंपनीज इमर्जिंग सिचुएशन में आती है, फंडामेंटल होती है, तभी इंडेक्स फंड उनको इंक्लूडेड करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं टाटा पावर। यहाँ पर जो हम इंडेक्स फंड में टाटा पावर को देखते हैं कि बहुत ही हायर लेवल पर, हायर प्रोपोर्शन में होल्ड किया है, तो उसका रीजन बहुत बढ़िया है कि सेल्स प्रोपोर्शन अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा डिलीवर्ड किया है उन्होंने। पावर कंपनीज में क्या होता है कि मोस्टली बहुत ह्यूज कैपेक्स लगता है, कंपनी ग्रो होने में बहुत समय लगता है, बट एक बार कंपनी सेट होती है तो आपको ग्रोथ या फिर आपके सेल्स प्रोपोर्शन बहुत ही बढ़िया मिलता है आपको। 2020 में सेल्स कितना था? लगभग 29,000 करोड़ का था। वही अगर आप 2024 का देखते हो तो 61,000 करोड़ का सेल्स है। यहाँ पर 100% ग्रोथ हुई है कंपनी की, इसीलिए वो इंडेक्स फंड में इंक्लूडेड है। ये ध्यान में रखना, अच्छे ग्रोथ पर्सपेक्टिव की कंपनी यहाँ पर इंक्लूडेड होती है। वही अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हो तो लगभग 2000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। वही अगर आप 2024 में देखते हो तो लगभग 6,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। प्रिसाइज कहूँ तो 5,700 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। उसके बाद आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। यहाँ पर हमने देखा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स था, इंटरग्लोब एविएशन था, टाटा पावर था। अभी हम देखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अगर आप इंडिया का डिफेंस सेक्टर फॉलो करते हो तो डिफेंस सेक्टर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वन ऑफ द लीडिंग या फिर वन ऑफ द टॉप फर्म है, जहां पर कंपनी को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। ऐसा डिफेंस सेक्टर है, पावर सेक्टर है, यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूडेड नहीं करती। बट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स गवर्नमेंट की ही कंपनी है, जो बड़े लेवल पर, लिस्टेड लेवल पर यहाँ पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स क्रिएट करती है। ये चार्ट है, चार्ट अगर आप 10 साल का चार्ट देखोगे देखोगे तो 1000 रुपीज से लगभग 5000 का चार्ट है। बट प्राइस से हम जज नहीं करते, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव बहुत ही फंडामेंटल होता है। यहाँ पर अगर आप 2020 का P&L देखोगे, सेल्स फिगर 21,000 करोड़ की है। वही अगर आप 2024 देखते हो तो 30,000 करोड़ का सेल्स है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हो तो नेट प्रॉफिट 2020 में 4,000 करोड़ का था, यहाँ पर ये देखना। और वही आज 10,000 करोड़ है, मतलब 100 150% ग्रोथ। 150% की ग्रोथ इज नॉट अ स्मॉल ग्रोथ फॉर द पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स। ये ध्यान में रखना। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में, ये तो हमने एक ब्रॉड लेवल पर पर्सपेक्टिव देखा कि नेक्स्ट 50 में कौन से स्टॉक्स आते, कितने प्रोपोर्शन होल्ड करते, टॉप के हमने 3 4 5 स्टॉक्स देखे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट
पोर्टफोलियो को जज करने का एक बहुत ही बड़ा पैरामीटर्स मैंने सेट किया है। अगर आपका कोई भी फंड, म्यूचुअल फंड हो, मतलब आपका कोई भी स्कीम हो, इंडेक्स फंड हो, सिंपल म्यूचुअल फंड हो, म्यूचुअल फंड की स्कीम हो, अगर वो बेंचमार्क को बीट करती है, तब तक आपको उससे एग्जिट नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मिड कैप से पैसा निकालेंगे, स्मॉल कैप में डालेंगे, स्मॉल कैप से पैसा निकालेंगे, बिजनेस साइकिल फंड्स में डालेंगे। ये बहुत गलत अप्रोच रहता है। जब तक आपका फंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है, आपको फंड को हाथ लगाना नहीं है। म्यूचुअल फंड में पैसे आपके रिटर्न से नहीं बनते, आपके पैसे कंपाउंडिंग से बनते, ये ध्यान में रखना। और आपका पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये पैसे 3 साल तक किसके लिए चाहिए। 3 साल तक आपका एक आपका मोटिव होना चाहिए। 5 साल के लिए चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए, उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए, तो आप बड़े लेवल पर पैसा होल्ड कर पाते हो। 99.9% लोग, आप आपके आजू बाजू में देखना कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका 10 साल से 15 साल से पोर्टफोलियो होल्ड करते हो, आपको कोई नहीं मिलेगा। हार्डली आपको 2-4 जन ऐसे मिलेंगे कि जिनका 5 साल, 7 साल, 10 साल का पोर्टफोलियो है। तो ये ध्यान में रखना कि म्यूचुअल फंड में पैसा रिटर्न जनरेट करने से मतलब हार्ड चीज आपका पोर्टफोलियो होल्ड करना है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो, जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स फंड, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड वन ऑफ द बेस्ट साबित हो सकता है। आपका इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अभी बात करते हैं कि कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। मैंने मेरे एक वीडियो में कहा था कि इंडेक्स फंड का प्रोपोर्शन बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए। क्यों लिमिटेड होना चाहिए? उसमें क्या होता है, मान लो आपके पूरे पोर्टफोलियो में 1 सीआर का पोर्टफोलियो है, मान लो आपने 20 lakhs का इंडेक्स फंड रखा, तो 20 lakhs के ऊपर जाना नहीं चाहिए। मैं हमेशा 20% का प्रेफर करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि इंडेक्स फंड में अनसर्टन सिचुएशंस में फंड मैनेजर खुद के तरफ से चेंजेस नहीं कर सकते, बट वही सिंपल म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर क्या कर सकते हैं, इक्विटी को बेचकर डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वही इंडेक्स फंड में नहीं कर सकते। बट यहाँ पर सबसे बड़ा एक क्रक्स है कि इंडेक्स फंड में आपका इन्वेस्टमेंट 100% होना चाहिए। मतलब आपके पोर्टफोलियो में 1 सीआर का पोर्टफोलियो है, आपका 10% मिनिमम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वो शायद चाहे मोमेंटम फंड हो, चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड हो, इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड होना चाहिए। और अगर आप प्रेफरेबली देख रहे हो कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो निफ्टी 50 के अलावा आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं नंबर प्रोवाइड करता हूँ, नंबर पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।